नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। ईश्वर से प्रार्थना है कि कोरोना काल चल रहा है और अब सबके घर में खुशियां रहें और सबके घर में खुशहाली रहे। दोस्तों, आज की कहानी है स्वीकार। आज निपुणका का 10वां जन्मदिन था। उसकी माँ मंजरी ने अपनी उसकी पसंद की पार्टी के लिए ज़मीन आसमान एक कर दिया था। मेहनत का तो वह हर बार करती थी, पर इस बार बेटी की तरफ से पार्टी की यादगार बनाने की फरमाइश भी थी। गेम्स हो या डेकोरेशन, खाना हो या रिटर्न गिफ्ट, हर चीज़ में कलात्मकता, योजनाबद्धता या यूं कहें कि मंजरी का व्यक्तित्व झलक रहा था। उच्च शिक्षा ग्रहण करने और एक प्रतिष्ठित कॉलेज में 2 साल नौकरी करने के बाद एक समृद्ध और सुशिक्षित घर में विवाह हुआ था। उसका मंजरी उन लोगों में से थी जो पढ़ाई हो या अतिरिक्त गतिविधियां हर जगह हमेशा प्रथम आते हैं और हर कार्य को संपूर्णता के साथ करते हैं। रात में सोते समय मंजरी के बुखार लगा। तुम्हारी ये संपूर्णता की जिद भी न इस वजह से एग्जर्शन मोल लेती हो, तुम इसलिए तबीयत खराब हुई है। पति प्रीत ने दवाई देते हुए टोका। अरे नहीं, वायरल होगा, देखो बच्चे कितने खुश हैं। साल भर इंतजार करती हूँ नोनू इस दिन का साल भर इंतजार करती है नोनू इस दिन का। मंजरी दवाई गटक कर बोली। वाह! तभी निपुणका दौड़ते चिल्लाते हुए आई और माँ से लिपट कर झूल गई। कितनी सुंदर गिफ्ट है तुम्हारा। जैसे कैसे जान जाती हो मुझे क्या अच्छा लगता है। माय गुड, नहीं बेस्ट, बेस्टेस्ट मम्मा, मज़ा आ गया, थैंक यू। मम्मा को तंग मत करो, उन्हें फीवर है, प्रीत ने टोका। डोंट वरी पापा, बाबा बुआ के पास ऑस्ट्रेलिया गए हैं। तो क्या, मेरी तो 1 हफ्ते की ही छुट्टी है, मैं मम्मा का ख्याल रखूँगी। बाप रे, 1 हफ्ता? तब तो तुम्हारी माँ की तबीयत का भगवान ही मालिक है। प्रीत ने चुटकी ली। फिर क्या था, घर पिलो फाइटिंग के साथ ठहाकों से गूंज उठा। बुखार सुबह फिर चढ़ गया। मंजरी टैबलेट खाकर दोबारा लेट गई तो उसकी आंख लग गई। प्रीत ने हैवी नाश्ता बनाया, खुद खाकर मंजरी और बेटी के लिए रख दिया। फिर बेटी को कुछ समझाकर ऑफिस चल गए। क्या कर रही हो मेरी नोनू? जब मंजरी की आंख खुली तो कुछ देर बिस्तर पर करवटें बदलने के बाद उसने पूछा। वो प्यार से बेटी को नोनू बुलाती थी। मैं क्रोशिया से तुम्हारे लिए जैकेट बना रही हूँ माँ, तुम चिंता मत करो। पापा खाना बनाकर गए हैं और बाकी कामों के लिए मैं हूं ना। और पापा भी तो कितने केयरिंग हस्बैंड हैं। अब मंजरी की हंसी छूट गई। तुम्हें कैसे पता था कि पापा केयरिंग हस्बैंड हैं? मैं लॉन में पानी डालने के लिए बाहर निकली तो लीना आंटी के पूछने पर मैंने तुम्हारा हाल बताया। तो उनके नाश्ते खाने के बारे में पूछने पर मैंने कहा कि पापा ने सब बना रखा था। तो उन्होंने ही ये कहा क्योंकि ये सही नहीं है, निपुणका ने भोलेपन से पूछा। बिल्कुल सही, तू भी तो बड़ी केयरिंग बेटी है। रोज़ मैं लॉन में पानी डालती हूँ। मेरी तबीयत ठीक न होने पर तूने मेरी जिम्मेदारी बांट ली। उसी को तो केयरिंग होना कहते हैं। मंजरी ने बेटी का माथा चूम लिया। फिर क्या था, नोनू का उत्साह चरम पर पहुँच गया। वो छलकती खड़ी हुई हो गई वो उछल कर खड़ी हो गई और एक सांस में बोलने लगी। अरे मम्मा, अभी तो तुम्हें पता नहीं मैं तुम्हारे लिए कितनी केयर करने वाली हूँ। मैं खाना वन में गर्म करूँगी। मंजरी के होंठों पर मुस्कान आ गई। जाने क्यों उसे लग रहा था वो पहली बार अपनी बेटी की बाल सुलभ बातें सुन रही है। क्या ये देविका की बातों का असर है? उसने इत्मीनान से आंख मूंद ली, मन को अतीत में भ्रमण करने को खुला छोड़ दिया। लेकिन देविका उसकी सबसे बेस्ट फ्रेंड थी। एक दिन नोनू से मिली थी और नोनू ने उसका नाम अच्छी आंटी रख दिया था। हालांकि जो जितनी सुव्यवस्थित, अनुशासित और योजनाबद्ध थी, देविका उतनी ही अस्त व्यस्त, असहज और अल्हड़ थी। कॉलेज में सब आश्चर्य करते थे कि इतने विपरीत स्वभाव में इतनी पक्की दोस्ती कैसे। पर मैं जानती थी कि विपरीत नहीं, पूरक थी। मंजरी देविका की पढ़ाई में संबंधित समस्याओं का समाधान थी और देविका मंजरी की व्यवहारिक उलझनों का निराकरण। इस दोहे का मतलब बताओ ना मम्मा, नोनू ने झिझोड़ते हुए। मंजरी जैसे सोते से जागी। अरे वाह, मेरी गुड बेटी पढ़ रही है। उसने किताब खोलकर बैठी बेटी को पुचकारा।
मैं एक गुड और रिस्पॉन्सिबल गर्ल हूँ, इसलिए पढ़ाई कर रही हूँ। पापा का फ़ोन आया था, उन्होंने याद दिलाया कि तुम सबसे ज़्यादा खुश मेरी पढ़ाई करने से होती हो। तो मुझे पता है कि खुश होने से तबीयत जल्दी ठीक हो जाती है। अच्छा? मंजरी ने शब्दों को फैलाते हुए मुस्कुराकर पूछा। तुम्हें कैसे पता? बिकॉज आई एम द बेस्ट बिकॉज आई एम द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल ऑफ द यूनिवर्स। मुझे सब पता है। नोनू अपने चिरपरिचित अंदाज में कॉलर खड़े करने का उपक्रम करती हुए बोली। कोई और दिन होता तो मंजरी उपदेश देना शुरू कर देती कि खुद अपनी ही तारीफ करना अच्छी बात नहीं है, पर आज वो हंसकर किसी दोहे का मतलब, रहमान विपदा है भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान परत सब कोय। बेटा, इसका मतलब है परेशानी भी कभी बड़े काम की होती है। इससे हमें अपने को सही स्वभाव का पता चलता है। जैसे मंजरी को लगा उसका गला सूख रहा है और उसकी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। जैसे तुम सोचकर बताओ, उसका वाक्य अधूरा छोड़कर कहा। जैसे तुम्हें बुखार आने पर पता चला कि मैं यूजलेस पर्सन नहीं, केयरिंग बेटी हूँ। नोनू बड़ी सहजता से तपाक से बोली। यूजलेस? मंजरी के दिमाग पर जैसे कोई हथौड़े का एक साथ पड़ गए हों। नोनू को लगता है कि वह उसे यूजलेस समझती है। नोनू अपनी धुन में पढ़ रही थी, लेकिन आज मंजरी की ध्यान पढ़ाई में भटक गया था। कब, कहाँ और कैसे नोनू के दिल में ये बात बैठ गई कि वो अतीत का मंथन करने लगी। शादी के 6 साल बाद बड़ी मिन्नतों और मुरादों के बाद एक बेटी हुई थी। उसे कितना प्यार और अरमानों के साथ उसका नाम निपुणका रखा था। उसने उसे हर काम में निपुण बनाने का अरमान जो था। मात्रा तो सुख पाने के बाद उसने जॉब छोड़ दी थी। आर्थिक स्थिति अच्छी होने पर और 6 वर्ष का दायित्वहीन खुशनुमा वैवाहिक जीवन जीने के कारण कोई और तमन्ना बाकी नहीं थी। अतः मंजरी ने अपनी सारी प्रतिभा, सारा ज्ञान, 8 वर्षों के शैक्षणिक जीवन का सारा अनुभव और सारा समय निपुणका की परवरिश पर लगा दिया था। लेकिन जैसे जैसे निपुणका बड़ी होने लगी, उसने पाया कि उसकी बेटी अपने नाम और माँ के स्वभाव के बिल्कुल विपरीत है। मंजरी बाल वैज्ञानिकों द्वारा बताए हर निर्देश को पालन करती, पर एक सुंदर सांचे में ढलने की बजाय निपुणका हर दिन उसके लिए एक नई चुनौती खड़ा कर देती। उसके हर कार्य में एक मस्त मौलापन झलकता था जो मंजरी को बिल्कुल गवारा न था। पढ़ाई में बेटी का औसत होना उसे सबसे ज़्यादा खटता था। कभी मंजरी को लगता कि प्रीत अपनी व्यस्तता के कारण निपुणका को समय नहीं दे रहे हैं, इसलिए वो इतनी उद्दंड होती जा रही। कभी लगता दादा दादी का अतुलित प्यार उसे बिगाड़ रहा है। कभी वह बेटी के औसत होने का दोष स्कूल को देती। मंजरी का मस्तिष्क यह मानने को तैयार ही नहीं था कि कोई बच्चा इतना योजनाबद्ध कोशिशों के बावजूद स्कूल में पहचान नहीं बना पा रहा था। शिक्षण व्यवसाय में रहते हुए मंजरी ने अनेक वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों के प्रशिक्षण प्राप्त किए थे। हर जगह सारांश रूप में एक बात जरूर बताई जाती कि हर व्यक्ति विशिष्ट होता है। सही शिक्षा और परवरिश व्यक्ति में छिपे असीम को तराश सकते हैं। रिजल्ट वाले दिन निपुणका के 60% के आसपास अंक देखकर मंजरी का मूड बुरी तरह ऑफ हो जाता। उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता था। इस दिन ये कहीं से भी उस माँ की बेटी का रिपोर्ट कार्ड नहीं लगता जिसके प्रशिक्षण की कार्यशालाओं में जीते अवार्ड्स से अलमारी भर गई है। एक बार वो गुस्से में बोली, मेरे एक दोस्त हैं, उनका बेटा आर्टिस्ट है, कभी उनके घर ले चलूँगा। तुम्हें इतनी मेहनत और खुश रहने की आदत देखोगी तो तुम्हें रियल इंस्पिरेशन मिलेगा। पति ने तो उसे यथार्थ का एहसास कराने के लिए कहा था, पर मंजरी के मन में एक मनोचिकित्सक के परामर्श करने का विचार कौंध गया। योर चाइल्ड इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। कई तरह के परीक्षणों के बाद मनोचिकित्सक ने कहा था, फिर क्यों उसके कभी 50-60% से ज़्यादा अंक नहीं आते। किसी भी एक्टिविटी में ये मेहनत करने में रुचि नहीं दिखाती, क्योंकि ये जो एक्टिविटी इसे ऑफर की गई है उनमें से किसी में भी इसकी रुचि नहीं है, और बच्चे की योग्यता को अंकों की कसौटी पर कसकर देखना ठीक नहीं है। डॉक्टर ने उसका वाक्य संबोधित करते हुए कहा था, लेकिन दुनिया तो इसे इसी कसौटी पर कसेगी ना।
आज जब इसे किसी भी कंपटीशन में भाग लेने का अवसर नहीं मिलता तो चोट इसी को पहुंचती है। हर रिजेक्शन पर घर आकर रोती है। तो मैं इसे यह ना समझाऊं कि बिना सिंसियर हुए किसी क्षेत्र में पहचान नहीं मिलती। मंजरी ने दिल का गुबार निकाला। नहीं, वो आप अलग से समझाएं, पर उसे समय उपदेश देने की बजाय कभी अपनी तरफ से पहचान देकर देखें। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर आप लोगों को इस कहानी में कुछ भी इंस्पिरेशन वाला लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। दोस्तों, हम इस कहानी का अगला भाग बहुत जल्दी लेके आएंगे। धन्यवाद।